मित्रों नमस्कार, मैं अशोक झा, आप सबका दोस्त, बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट, आप सबको आज के सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में मैं बात करूंगा कुछ टर्म्स का, कुछ शब्दों के बारे में, क्योंकि कुछ मित्रों ने पूछा है, जानना चाहा है। जैसे शब्द हैं, डिफॉल्टर क्या है, विलफुल डिफॉल्टर किसे बोलते हैं, बट्टा खाता क्या होता है, राइट ऑफ क्या होता है, या कर्ज माफी क्या होता है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आप किसी से लोन लेते हैं तो आप सहमति के अनुसार लोन चुकाने के लिए खुद ब खुद कानूनी अनुबंध कर लेते हैं, लीगल एग्रीमेंट कर लेते हैं। भले ही आपका उस लोन को चुकाने का इरादा हो, परंतु यदि आप किसी परेशानी में फंस जाते हैं और लोन चुका नहीं पाते हैं तो आप डिफॉल्टर की श्रेणी में आ जाते हैं। बेशक अगर 1 तारीख पर आप भुगतान करना भूल गए तो यह आपको डिफॉल्टर नहीं बनाएगा, लेकिन यदि आप एक के बाद कई ईएमआई को भुगतान नहीं करते हैं तो आपको लोन देने वाला मतलब लेंडर जो आपका है आपको डिफॉल्टर के रूप में रिपोर्ट कर सकता है। दोस्तों, यदि आपको कुछ ज्यादा ही परेशानी है, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ज्यादा दिक्कत आपको है, तो उस केस में ऐसा नहीं है कि साधारण बातचीत से आप इसको हल नहीं कर सकते। आप अपने लोन देने वाली संस्था से संपर्क कर सकते हैं, अपने लेंडर से बात कर सकते हैं और वह इस तरह कोई ना कोई समाधान आपके लिए निकाल के देंगे जिससे आप दोनों को लाभ होगा। आप रीपेमेंट करने के लिए लोन देने वाले से अधिक समय देने का अनुरोध भी कर सकते हैं। अगर कुछ भी काम नहीं करता है तो आप बैंक से सेटलमेंट का भी अनुरोध कर सकते हैं। तो मित्रों, ये तो हुआ उनके लिए जिनको असलियत में समस्या है पर वो लोन पे करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कोई समस्या नहीं होती है, परंतु उन्हें लोन चुकाने की नीयत ही नहीं होती है, उनका इंटेंशन ही नहीं होता है लोन को पे करने का। उन्होंने लोन न चुकाने या कर्जदाता को चूना लगाने के पर्पस से लिया होता है, और ऐसे ही लोग विलफुल डिफॉल्टर कहे जाते हैं। मतलब वैसे कर्जदार जो सक्षम होने के बावजूद भी जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाना चाहते हैं, उनको विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में रखा जाता है। और जब उनसे कर्ज वापसी की उम्मीद नहीं रहती है तो बैंक इनके कर्ज को राइट ऑफ कर देता है या फिर बट्टे खाते में डाल देता है। हालांकि यह कर्ज माफी नहीं होता है, बल्कि ऐसे कर्ज को लगभग डूबा हुआ मान लिया जाता है, और यह रिजर्व बैंक के नियम के तहत किया जाता है। रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार पहले ऐसे लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि एनपीए माना जाता है। फिर उसके बाद भी जब उनको वसूल पाने की संभावना कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, तो इस एनपीए को राइट ऑफ कर दिया जाता है, यानी बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। और बट्टे खाते में इसलिए डाला जाता है ताकि बही खाते में इस कर्ज का उल्लेख न हो और बही खाता साफ सुथरा रहे और उसी हिसाब से प्रभावी तरीके से टैक्स देनदारी हो सके। तो मित्रों, जान लेते हैं कि आखिर ये बट्टा खाता क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि बट्टा खाता आज की बात नहीं है, प्राचीन काल से है। यानी आदि काल से महाजनों के यहाँ एक वही या लेखा होती थी जिसमें डूबी हुई और अथवा न असूल करने वाली रकम कर्ज लिखा जाता था, और आज भी उस बट्टा खाता का यही मतलब होता है। और जब किसी कर्ज को बट्टा खाता में डाला जाता है तो बैंक को उस कर्ज का कुछ भी मूल्य मिलने की उम्मीद बहुत ही कम रह जाती है, और इसके लिए उसे बाद में वसूली करने के लिए कानूनी प्रक्रिया की सहायता लेनी पड़ती है। अब आपको मैं इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जो आज की बात है। दोस्तों, रिजर्व बैंक के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी पीएसबी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि जानबूझकर कर्ज लौटाने की संख्या ना होने वालों की संख्या 31 मार्च 2019 को 2017 थी, वहीं 31 मार्च 2020 को बढ़कर ये 2208 हो गई, और 31 मार्च 2021 की बात करें तो 2494 हो गई थी। आपने 2020 में एक आरटीआई वर्कर साकेत गोखले की एक रिपोर्ट देखी थी, जो सूचना के अधिकार कानून के तहत देश के रिजर्व बैंक ने, केंद्रीय बैंक ने 50 विलफुल डिफॉल्टर्स की एक ब्यौरा दिया था। इसमें कहा गया था कि 16 फरवरी 2020 तक देश के बैंकों ने तकनीकी तौर पर 50 बड़े विलफुल डिफॉल्टर्स के 68,000 यानी 68,607 करोड़ रुपए के कर्ज की बड़ी राशि को बट्टे खाते में डाल दिया था। और इन विलफुल डिफॉल्टर्स की सूची में भगोड़ा जो हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी
कि कंपनी गीतांजलि जेम्स सबसे ऊपर थी, जिसपे लगभग 5,492 करोड़ रुपए का कर्ज था। और आपको पता है कि चौकसी आजकल एंटीगुआ और बारबाडोस द्वीप समूह के नागरिक बना हुआ है, जबकि उसका भांजा भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी कहीं लंदन में छुपा हुआ है। सूची में दूसरे स्थान पर REI एग्रो लिमिटेड का नाम था, जिस पर 4,314 करोड़ रुपए का कर्ज था। बैंकों को चूना लगाने वाले इन 50 बड़े विलफिल डिफॉल्टर्स में से अगर देखें तो 6 ऐसे थे जो हीरा और सोने के आभूषण के कारोबार से जुड़े हुए थे। और सच्चाई ये भी है कि इनमें से अधिकांश ने प्रमुख राष्ट्रीय बैंकों से, यानी जो राष्ट्रीय बैंक है, PSB हैं, उनको चूना लगाया था। तो मित्रों, ये था विलफुल डिफॉल्टर और बट्टे खाते की बातें। अब जान लेते हैं कि कर्ज माफी से कैसे अलग है, या कर्ज माफी इनसे अलग कैसे है। दोस्तों, कर्ज माफी वो प्रक्रिया होती है जिसके तहत सरकार या बैंक कर्जदार की वित्तीय स्थिति को, उसके इकोनॉमिक कंडीशन को आकलन करती है और सुनिश्चित करती है कि कर्जदार मजबूरी में कर्ज नहीं चुका पा रहा है या किसी कारणवश वो कर्ज नहीं चुका सकता, और इस आधार पर उसके कर्ज को माफ कर दिया जाता है। इसका अर्थ ये निकलता है कि उसकी देनदारी अब खत्म हो जाती है और फिर उससे भविष्य में किसी भी तरह की वसूली नहीं की जाती है, और उसके बाद उसकी भरपाई अधिकतर मामलों में सरकार द्वारा की जाती है। जैसे भूकंप हुआ, बाढ़ हुआ या अन्य प्राकृतिक आपदाएं हुई, इसके साथ साथ किसानों के समक्ष पेश होने वाली बड़ी सारी मुसीबतें हुई, उसमें सरकार अक्सर कर्जदारों के किसी वर्ग को उसके कर्ज को माफ कर देती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कर्जदार की तरफ से कई किस्तें भरती जाती हैं, तो बैंक आभार के तौर पर भी कुछ किस्तें उनकी माफ कर देता है। तो मित्रों, ये साफ है कि राइट ऑफ से कर्ज माफी बिल्कुल भिन्न है। तो ये थे कर्ज से संबंधित कुछ टर्म, उनके अर्थ का स्पष्टीकरण। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलता हूं किसी और सेशन में कुछ और मुद्दों के साथ, कुछ और बातों के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।